हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने SS8 में टॉपिक्स कवर किए हैं इस फिजिबिलिटी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिक्वायर्ड एनालिसिस। कि रिक्वायर्ड एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आज हम रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस से क्या समझते हैं? इसका आंसर देखते हैं क्या है। बिफोर वी स्टार्ट developing the software, it becomes the quite essential for us to understand and document the exact requirement of the customer. ये देखो, सबसे पहले इस चीज को समझो, इसकी जो मीनिंग है इसी से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें लिखना क्या है। क्योंकि आप ये चीज इतने दिन से कर रहे हो, सेम चीज रिपीट हो रही है, बस उनको लिखने का जो वे है वो चेंज हो रहा है, उसको थोड़ा डिटेल में हमें बताना है ना। अब देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये 2 वर्ड्स हैं, है ना, 2 वर्ड्स, और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग हमें पता है अलग अलग। रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिक्वायरमेंट का मीनिंग होता है नीड, जिस चीज की रिक्वायरमेंट आई है उसे कंप्लीट करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, मतलब कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन पे एनालिसिस करना और ये देखना कि बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। तो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, जो रिक्वायरमेंट आई है कस्टमर के पास से, उसको एनालाइज करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सिंपल, बस इसी को आपको डिस्क्राइब करना है आगे। वही उसने लिखा है, बिफोर वी स्टार्टिंग द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, इट इसेंशियल फॉर द अस टू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल हो जाता है। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी होना। जरूरी हो जाता है कि हम उसको पहले समझे। क्या चीज समझे? उसके डॉक्यूमेंट्स को समझे, जिससे हमें एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पता लग जाए। रिक्वायरमेंट किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? यूजर की। मतलब जो यूजर है, जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है किसी भी कंपनी से, वो क्या करे? उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करे कंपनी कि यूजर ने कौन सी रिक्वायरमेंट दी है और कैसे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसको कहते हैं एनालाइज करना। किसे? रिक्वायरमेंट को, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब जो एनालिस्ट है, सारे एनालिसिस के काम तो वही करता है, एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। The analyst start requirement gathering and the analysis activity by collecting all the information from the customer which could be used to develop the requirement of the system. अब जो सिस्टम एनालिस्ट होता है ना, सिस्टम एनालिस्ट क्या कर रहा है? स्टार्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर रहा है। गैदर करना मीन्स इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद उसको एनालाइज कर रहा है। एक्टिविटी बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके इकट्ठा किया और फिर उसको एनालाइज किया, विच कुड बी यूज्ड टू डेवलप द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। जो भी रिक्वायरमेंट आई थी कस्टमर की सिस्टम को लेके, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया? उसी से इंफॉर्मेशन को गैदर किया और एनालाइज किया। इतना समझ में आया? वर्ड से आपको वैसे क्लियर हो गया होगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट में जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना। सिंपल है ना। अब इसके अंदर हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका हम आंसर फाइंड करते हैं? कौन से क्वेश्चन हैं? बेसिक क्वेश्चन का वो सेट है जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर हम किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम। क्या इस प्रॉब्लम को सोल्व करना जरूरी है? जरूरी है तो क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम, कि क्यों इतना ज्यादा जरूरी है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना। सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर देखेंगे कि उसको सोल्व करना कितना जरूरी है। थर्ड में क्या करता है वो? व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। अब उसने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जरूरी है या नहीं है। जरूरी है तो प्रोसीड करेगा, नहीं है तो उसको ड्रॉ कर देगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में वो उसको सोल्यूशन फाइंड करेगा कि प्रॉब्लम ये है, मुझे पता लगी कि प्रॉब्लम ये है। फिर वो उसको सोल्यूशन फाइंड करेगा कि इसके कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस। यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर वो पॉसिबल सॉल्यूशंस बताएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो डिसाइड करने के बाद बनेगा ना कि इतने सारे सॉल्यूशन हैं, उसके अंदर से मेरे को ये वाले नंबर का जो सॉल्यूशन है वो यूज करना है ना। वो होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि ये ही सॉल्यूशन आगे चलेगा। लेकिन पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो पॉसिबल कैटेगरीज बन रही है कि ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो होते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर द डेटा इनपुट टू द सिस्टम एंड एग्जैक्टली आर द आउटपुट बाय द सिस्टम। सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में एग्जैक्ट इनपुट क्या जानी चाहिए और उसी सिस्टम में एग्जैक्ट आउटपुट क्या आनी चाहिए उस इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग में। समझ में आया पॉइंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक सिस्टम है, सिस्टम को हम बनाते क्यों है? ताकि हम इनपुट दें और आउटपुट मिले, है ना। जब हम इनपुट दे रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो एग्जैक्ट इनपुट क्या जानी चाहिए कि वो आउटपुट हमें जनरेट करके दे। ये बात है, ये मीनिंग है इस लाइन का। व्हाट आर द लाइकली कॉम्प्लेक्सिटीज दैट माइट बी अराइज व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज मीन्स कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स, कौन सी ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, कौन सी अराइज होंगी प्रॉब्लम्स। If there are the external software or the hardware which we developed by the software has interface, that what exactly would be the data interchange। वो कह रहा है, ध्यान से समझो इस मीनिंग को। वो क्या कह रहा है कि if there are external software, कि अगर उनके पास कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जो वो यूज नहीं करते लेकिन इस सिस्टम को बनाने के लिए वो यूज कर रहे हैं, वो होता है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। क्यों यूज किया उन्होंने? विथ विच द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैज अ इंटरफेस, उसका यूज करके उन्होंने से सॉफ्टवेयर का इंटरफेस रेडी किया है। व्हाट टू बी एग्जैक्टली वुड बी द डेटा इंटरचेंज, क्या वो डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर तो एक्सटर्नल आया, एक्सटर्नल या फिर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर जो एक्सटर्नल है उसका यूज करके उसने इंटरफेस तैयार कर दिया सिस्टम का, लेकिन बाकी काम तो वो अपने सिस्टम से कर रहे हैं ना, बाकी काम तो वो अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या डेटा इंटरचेंज हो सकता है? ये एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्या फॉर्मेट होगा अगर बाय चांस उसने कनेक्ट कर दिया, डेटा इंटरचेंज कर रहा है वो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और इंटरनल सॉफ्टवेयर में, तो सिस्टम में उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, वो भी इसी के अंदर क्वेश्चन राइज होता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पार्ट ऑफ द SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट सर्विस। तो कुछ ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है SRS की। हम क्या करते हैं जब हम एनालिसिस फेज में होते हैं तो जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो एक SRS डॉक्यूमेंट बनाता है। अभी इसको छोड़ दो, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। हमने सेकंड फेज किया था, प्लानिंग के बाद जो सेकंड फेज आता है कौन सा आता है? वो एनालिसिस। एनालिसिस आता है। एनालिसिस फेज में क्या होता है, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो एक मैनुअल के टाइप में एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम होता है SRS डॉक्यूमेंट है। SRS डॉक्यूमेंट में वो क्या करता है, क्या क्यों बनाता है उस डॉक्यूमेंट को? इसके अंदर सारी गाइडलाइंस होती हैं जो सिस्टम की या फिर जो यूजर है सिस्टम के लिए जो उसने रिक्वायरमेंट्स बताई है वो गैदर करता है इस SRS डॉक्यूमेंट में। अगर उसने बताया है कि सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये हार्डवेयर होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि कलर ऐसा होना चाहिए, इतना स्मूथली रन होना चाहिए या इतना देर में वेट करके रन होना चाहिए, टाइमर लगा होना चाहिए, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती, जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी यूज़र की वो बताता है उसको एनालिस्ट को। एनालिस्ट क्या करता है, कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हाँ उनको बनवाना है सॉफ्टवेयर, सिस्टम बनाना है, बस इतना पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे बनानी है, कैसे बतानी है एनालिस्ट को। तो अभी जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस पढ़े, ये क्वेश्चंस जो हैं इसी की तरह क्वेश्चंस होते हैं जो सिस्टम एनालिस्ट हिंट देता है, एक किस्म से एक टाइप से हिंट देता है वो यूजर को कि ये क्या आपको ये चाहिए अपने सिस्टम में, क्या ये चाहिए, क्या हम ऐसा करते हैं सिस्टम में। अगर यूजर को अच्छा लगेगा तो यस बोलेगा, नहीं लगेगा तो नो बोलेगा। इसी जो SRS डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है जिस पर जो यूज़र है उसके सिग्नेचर होते हैं कि अगर बाय चांस वो मना कर दे तो वो मना नहीं कर सकता सिस्टम को परचेज करने से, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, बाकायदा उससे साइन करवाते हैं एज अ रिक्वायरमेंट जो SRS डॉक्यूमेंट होता है उस पर। तो अब इसके कौन से पार्ट्स होते हैं SRS डॉक्यूमेंट के? 3 पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 हमारे पास जो है पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं विच इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फिर देखो फंक्शनल मीन्स जिसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहेगा, फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, और रिक्वायरमेंट मीन्स रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जिसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। समझ में आया ना? इतना समय नहीं। आप क्या करा करो, वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश किया करो कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है ना? तो उससे आप अगर आपने वो चीज़ नहीं भी पढ़ी होगी ना एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा मिलता जुलता लिख सकते हो उससे, जो आपके माइंड में लगे आपको कि इसका आंसर ये हो सकता है। क्योंकि पूरा साल या 6 मंथ तक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इंटरचेंज आप कर सकते हो ना डेटा को, कि ये मैच हो रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसका मीनिंग बन रहा है मैं इससे लिख सकता हूँ।
कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि हाँ उसी सब्जेक्ट में से, उसी सिलेबस में से होती है, बस वो हम पढ़ी नहीं होती हमने। अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए एग्जाम में, तो आप ये कर सकते हो कि उसकी मीनिंग को समझो, मीनिंग को क्या कह रहा है, वर्ड क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग सिमिलर लिख सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? द फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर द पार्ट डिस्कस द फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिस्टम। इस पार्ट में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं फंक्शनैलिटीज को जो रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती हैं सिस्टम के लिए। द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी परफॉर्म अ सेट ऑफ हाई लेवल ऑफ द फंक्शंस। अब एक सिस्टम में जरूरी नहीं है एक ही फंक्शन होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता, नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। आप सपोज करो कि कैलकुलेटर को बनाने के लिए भी अब कितने फंक्शंस लगाने हैं कि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है, तो कितने ज़्यादा फंक्शन लगेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड लॉग एल्गोरिथम डिवाइड अंडर रूट स्क्वायर रूट क्यूब, मतलब कितने सारे फंक्शंस लग रहे हैं, आप खुद देखो, है ना, एक सिस्टम के अंदर। अभी इसका डायग्राम है, फंक्शन और सिस्टम का क्या रिलेशन हो सकता है? फंक्शन है, इनपुट्स दे रहे हैं, है ना, इनपुट दे रहे हैं हम I1 I2 एंड सो ऑन IN तक, और यहाँ पर क्या है? ये फंक्शन है, इस फंक्शन को इनपुट मिल रहा है, ये आउटपुट जनरेट करेगा। I1 के लिए इनपुट 1 के लिए आउटपुट 1 देगा, इनपुट 2 के लिए आउटपुट 2 देगा, इनपुट 3 के लिए आउटपुट 3 देगा। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग तो देगा ना। अगर मैंने सपोज करूँ कि एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, a+1 कर रहा है, ठीक, अगर a की वैल्यू मैंने दी 1 तो 1 + 1 आउटपुट 2 देगा। अगर a की वैल्यू मैंने 2 पास की तो 2 + 1 3 आउटपुट देगा। तो अब देखो जो इनपुट जा रही है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रही है ना, जैसे जैसे इनपुट चेंज होगी वैसे वैसे आउटपुट भी चेंज होगा। फिर आता है नेक्स्ट नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में क्या होता है? इसमें फंक्शंस नहीं होते। इट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम व्हिच कांट बी एक्सप्रेस्ड बाय द फंक्शन। ये ऐसे फंक्शंस के साथ डील नहीं करता, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील नहीं करता जिसके अंदर क्या हो, फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हो। ऐसे के साथ डील करता है जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, उसके अंदर हमें फंक्शंस की नीड नहीं है कि हम फंक्शन की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करें। सच एज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, की मेंटेन कैसे करना है, पोर्टेबल है या नहीं है, यूजेबल है या नहीं है, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सिस्टम की, और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी फंक्शन की नीड नहीं है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? द गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सम जनरल सजेशंस आर रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ सजेशंस होते हैं, सजेशन होते हैं किससे? रिगार्डिंग डेवलपमेंट से। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते टाइम वो यूजर को बताता है कि क्या हम सिस्टम में ये डालें, ये आपके लिए परफेक्ट है, क्या आप ये कहना चाहते हो, मतलब उसको हिंट्स दे रहा है, हिंट्स में सजेशंस दे रहा है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। फिर जो नेक्स्ट आता है कि दिस सजेशंस आर ग्रेट ट्रेड ऑफ अमंग द डिजाइन गोल। फिर इन्हीं सजेशन का वो यूज़ करता है ना, एज द रिविजन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी डेट मे बी द रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर एंड न्यू डिवाइसेस टू द स्पॉट इन द फ्यूचर यूजेबिलिटी इशू। इसके अंदर वो क्या करते हैं, सिस्टम को ऐसा डेवलप करने का ट्राई करते हैं कि बाय चांस कोई हार्डवेयर या कुछ भी खराब हो जाए इसके अंदर से, तो ये सिस्टम सपोर्ट करे फ्यूचर में किसी और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को भी। ऐसा ना करे कि अब नए वर्जन आ रहे हैं तो उसको सपोर्ट ना करे। आइटम्स विच आर द डेवलपर माइट कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सो दैट द डेवलपमेंट सिस्टम्स में बी मेड द एक्सेप्ट दैट आर द रिक्वायर्ड इमीडिएटली। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स मिल रही है यूजर की तरफ से उसको हम इमीडिएटली अप्लाई करें, नहीं तो बाई चांस अगर ऐसा हो सकता है कि किसी हम फेज में है, कोडिंग फेज में है, उस टाइम पे यूजर आके कह रहे हैं नहीं मेरी रिक्वायरमेंट तो चेंज करो, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा इस डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स थी सिस्टम तो उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगा, लेकिन अब वो एंड टाइम पे रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी किसी मॉडल्स में पॉसिबल होता है, मोस्टली में तो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।